वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। वॉच द वीडियो टिल एंड kindly like and share to your friends also. Let's proceed ahead. We are covering chapter electoral politics class 9 civics. इससे पहले के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है इलेक्टोरल सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कि पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया जाता है एंड देयर आर सम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड व्हाट आर द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम यहाँ क्या कवर करने वाले हैं कि हमने ये तो तय कर लिया कि इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड भी कर लिया। अब क्वेश्चन रेज होता है कि इलेक्शन में खड़ा कौन होगा और उसके अंदर वोट कास्ट कौन करेगा। तो ये हम पहले के चैप्टर्स में भी और अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं कि हमारी इंडियन अगर हम इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें तो कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, रिलीजन से बिलोंग करता हो, सेक्शन से बिलोंग करता हो, हम और वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर आता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मींस उसकी एज 18 इयर्स है तो वो वोट डालने का राइट उसको मिल जाता है। तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर आ गया। लेकिन इलेक्शन के लिए भी क्या 18 इयर्स की ही एक कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन 18 इयर्स एज ही सफिशिएंट है? यही लिमिटेशन दी गई है एज की। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। और वोटर्स लिस्ट क्या होती है? व्हाट इज वोटर्स लिस्ट? वोटर्स कौन होते हैं जो वोट डालते हैं? ये लिस्ट क्या होती है? सूची क्या होती है? मतदाता सूची। ठीक है, तो इसको मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ पहले, कि जैसे आपकी क्लास होती है, क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले, रिलीजन से, कास्ट से, गर्ल्स भी होते हैं, जेंडर बेस्ड भी होता है आपकी क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक क्लास टीचर के द्वारा क्या किया जाता है? पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले आपको एनरोलमेंट किया जाता है। एनरोलमेंट के बाद नंबर ऑफ बॉयज काउंट किए जाते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स काउंट किए जाते हैं, कौन किस रिलीजन से बिलोंग करता है, सारा मतलब डाटा क्लास टीचर मेंटेन करके रखता है। सेम प्रोसेस हमारे इलेक्टोरल कंपटीशन के अंदर जब इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है सारी सूची को, सारे डाटा को मेंटेन करके रखता है। किस तरीके से कि वो कैंडिडेट्स कौन है जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और वोटर्स कौन कौन है, कितने वोटर्स हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नए वोटर्स ऐड होने हैं, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड। सबसे पहले हमने क्या किया? पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर लिया। देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन आवर कंट्री। हु वुड वोट नाउ? क्वेश्चन रेज हुआ कि वोट कौन डालेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, इलेक्टोरल रोल और वोटर्स लिस्ट। जो ये वोटर्स लिस्ट है इसका दूसरा नाम इलेक्टोरल रोल भी होता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वोटर्स लिस्ट? दैट इज इलेक्टोरल रोल। 1 मार्क क्वेश्चन इज हियर। लिस्ट ऑफ द पर्सन्स एलिजिबल टू वोट। इलेक्टोरल रोल या वोटर्स लिस्ट एक ऐसी सूची होती है, डिटेल होती है, जिसके अंदर उन पर्सन्स का रिकॉर्ड होता है जो इलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए। और कौन लोग इलिजिबल होते हैं? एनी citizen of the country who is 18 years or above this age. So this is clear कि वोटर्स लिस्ट क्या होती है। अब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, किन चीजों के आधार पर हमने वोटर्स लिस्ट हम अपनी तैयार करते हैं हमारी कंट्री के अंदर? 1 वोट, 1 राइट, 1 पर्सन, 1 वैल्यू। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि एक आदमी को एक वोट डालने का अधिकार होता है, उसकी एक ही वैल्यू काउंट होती है। तो इस चीज के ऊपर बेस्ड है हमारा वोटर्स लिस्ट की जितने भी सिटीजन हैं अबव 18 इयर्स, इंडिया के सिटीजन, उनको वोट डालने का राइट मिल गया। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड टू वोट। क्या कोई ऐसा भी है हमारी कंट्री के अंदर सिटीजन जिसको वोट डालने का राइट ना हो? हो सकते हैं एक्सेप्शनल केस, जैसे कि किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना वर्स्ट हो कि उसको इंडियन सिटीजन कहलाने का हक ही ना हो। मीन्स वो ऐसा डिसीजन फेवर में, हमारी कंट्री के फेवर में नहीं ले सकता है, अपने वोट को इस तरीके से कास्ट नहीं कर सकता है। तो सम ऑफ द रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केसेस उन लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा और कानून के द्वारा उससे वो हक छीना जा सकता है।
और कौन सा, एनी पर्सन अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कुछ लोग क्या होते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, या फिर हम कहें कि हैंडीकैप हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली उनका माइंड काम नहीं करता, उनके अंदर वो कंसाइंस ही नहीं होती है कि वो डिसीजन ले सके कि क्या सही है क्या गलत है, किसको वोट देना चाहिए। तो सम केसेस में ऐसा भी हो जाता है। बट अपने नियर अबाउट एरिया में, अपने लोकेलिटी के अंदर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ऐसा केस रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट ही मिलेगा, अदरवाइज सबको ही वोट डालने का राइट है। तो ये क्लियर हो गया कि वोटर लिस्ट में किन कैंडिडेट्स को हम इंक्लूड करते हैं। स्पेशली किसको फॉलो किया जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मीन्स टू से 18 इयर्स एंड अबव, जिसकी एज हो जाएगी उसको वोट डालने का राइट मिल जाता है, वो वोटर्स लिस्ट में इंक्लूड हो जाता है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड अब कैसे किया जाता है, एक आपने देखा भी होगा अपनी फैमिली के अंदर भी, आप अपने पेरेंट्स का, अगर आप अभी एलिजिबल, आप तो खैर अभी एलिजिबल है ही नहीं, 2-3 साल में हो जाएंगे वोट डालने के लिए, आपका भी वोटर कार्ड बनेगा। तो उसमें एक जैसे आपके स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होता है, ऐसे ही वोटर कार्ड होता है, उसके ऊपर वोटर की फोटो होती है, उसका पूरा डिटेल होता है, नेम, फादर नेम एंड एड्रेस, एवरीथिंग। तो एक तरह से पहचान पत्र होता है, इसको एपिक भी बोला जाता है, मीन्स इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसका रोल क्या होता है, इसका रोल ये होता है कि इलेक्शंस के थ्रू जब वोटर वोट डालने के लिए जाता है तो वो मीन्स टू से फ्रॉड ना कर सके। फ्रॉड किस तरीके से ना कर सके, कोई किसी दूसरे की जगह पे वोट ना डाल के आ सके, इसलिए अपनी वोटर आइडेंटिटी लेके जानी होती है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, बहुत से रीजन होते हैं कि अपडेट नहीं हो पाता वोटर कार्ड कई बार वोटर लिस्ट के अंदर, तो हम अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं या अपना और कोई आइडेंटिफिकेशन लेके जा सकते हैं, दैट वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। लाइक लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ये हम लेके जा सकते हैं। अपडेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, अब देखो ये तो आपको पता लग गया कि वोटर लिस्ट में किसको इंक्लूड किया जाता है, किस क्राइटेरिया के लिए इंक्लूड किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि अपडेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, कि इसको रिन्यू करना, बार बार इसके अंदर रेक्टिफिकेशन करना क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस साल मान लो वोट कास्ट हुई, मान लो कि लोकसभा इलेक्शन हुए, तो अगले साल बहुत सारी पॉपुलेशन कंट्री के अंदर ऐसी होगी जो 18 इयर्स की हो जाएगी, तो वो न्यू वोटर्स हो जाएंगे वोटर लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिनकी डेथ हो चुकी होगी, तो उनको भी उस लिस्ट से रिमूव करना जरूरी होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, अपडेशन देना होता है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके सभी वोटर्स की प्रॉपर डाटा इलेक्शन कमीशन के पास रहे कि इस एरिया के अंदर इतने वोटर्स प्रेजेंटली हैं। इन्हीं वोटर लिस्ट के बेस पर ये तय किया जाता है कि इतनी वोट पड़ी। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं तो न्यूज में बहुत बार आता है कि इतने वोटर्स थे, इतनी वोट कास्ट की गई, इतनी वोट मतलब मिली और इतनी वोटों में से इनको इतनी मिली और ये जीत गए। तो कैसे पता चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वोटर लिस्ट। टोटल होते हैं उसके अंदर कितने लोग वोट डालते हैं वो पता चलता है उसके बिहाफ पे। ये हो गया आपका सारा वोटर लिस्ट के बारे में। अब एक कैंडिडेट्स नॉमिनेशन, हमने देखा यहाँ क्वेश्चन रेज हुआ था हु वुड वोट नाउ, कि वोट कौन देगा, जो वोटर्स लिस्ट में इंक्लूड होंगे। अब इलेक्शन कंटेस्ट कौन करेगा, इलेक्शन कंटेस्ट इन्हीं वोटर्स में से करेंगे, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस कि कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। सबसे पहले तो एज डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इज ऑफ एज। वोटर्स के लिए क्या है, 18 इयर्स के होते ही उनको क्या मिल जाता है, राइट मिल जाता है। लेकिन अगर किसी वोटर को कैंडिडेट बनना है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए एज एट लीस्ट 25 इयर्स होनी चाहिए, एट लीस्ट किसी भी इलेक्शन में खड़े होने के लिए। बट अगर आप बात करते हैं प्रेसिडेंटशिप वगैरह की, तो उसके लिए अबाउट 35 इयर्स एज होना जरूरी है। बाकी 25 अगर आप स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं या पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए 25 एलिजिबिलिटी है। अब है कि वो नॉमिनेशन कैसे होता है किसी भी कैंडिडेट का। मान लो कि हम लोक दल की ही बात कर लेते हैं, पार्टी है लोक दल चौधरी देवीलाल जी की, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी, इसकी बात कर लेते हैं। तो चौधरी देवीलाल जी को
मान लो कि वो अपने किसी फॉलोअर को टिकट देते हैं। टिकट कैसे देते हैं? कोई एक्टिव फॉलोअर है, उनको लगता है कि इसकी पब्लिक के अंदर ज्यादा रेपुटेशन बनी हुई है, पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो उनको लगता है कि अगर मैं इसको अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट अनाउंस कर दूं तो ये जीतने के इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हर पार्टी ऐसे ही करती है। तो उस आदमी को वो क्या दे देगी? टिकट दे देगी। टिकट मीन्स टू से ये नहीं जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं या बस में या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब कि ये घोषणा कर देती है वो पार्टी या पार्टी लीडर्स की हमारी तरफ से ये कैंडिडेट है और ये यहाँ से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारा इलेक्शन लड़ेगा। लाइक अगर एग्जांपल देती हूँ मैं, यहाँ आपके करनाल का ही हरियाणा के सीएम बने हुए हैं मनोहर लाल खट्टर जी। तो उनको बीजेपी पार्टी ने क्या किया था? टिकट दिया कि आप करनाल से यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उनके चांसेस लग रहे थे उनको। तो उनका चांस क्या हुआ? सक्सेस हुआ, उनका रिस्क लेना सक्सेस हुआ। वो टिकट मीन्स नॉमिनेट उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया, अप्रूवल दे दिया। अब नॉमिनेशन फॉर्म, फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर जाकर उन्हें एक फॉर्म भरना होता है, जैसे आप स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं। दैट इज नॉमिनेशन के अपने आप को कहते हैं हम इस पार्टी की तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के टाइम पे आप सिक्योरिटी भी डिपॉजिट कराते हैं। तो ये जो कैंडिडेट नॉमिनेशन भर रहा है उसे कुछ अमाउंट देनी होती है रुपीज की फॉर्म में कि मेरी सिक्योरिटी है। किस लिए? ये दिखाने के लिए इलेक्शन कमीशन को कि देखो इलेक्शन जब भी लड़े जाते हैं तो ऑब्वियसली खर्चा तो उसके ऊपर होता ही है, एक्सपेंडिचर होता है। तो इससे ये आइडिया लेता है इलेक्शन कमीशन की ये इतना पैसा भर रहा है तो डेफिनेटली ये मतलब एक खिलवाड़ नहीं करेगा, मजाक नहीं करेगा और इसके पास पैसा भी है इलेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द क्राइटेरिया कि नॉमिनेशन कैंडिडेट का कैसे होता है। पहले पार्टी टिकट देती है किसी भी कैंडिडेट को, फिर वो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट कराता है। अब नॉमिनेशन भरने का रीजन क्या होता है? उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है कैंडिडेट को अपने बारे में उस नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर। जैसे कि आप एडमिशन फॉर्म में क्या करते हैं, अपना नेम, फादर, मदर, आधार नेम, एवरीथिंग आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है। और एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है आपके फादर मदर की, तो ये सब चीजें। अब कैंडिडेट को उस नॉमिनेशन में क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है? कैंडिडेट्स हैव टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन रिगार्डिंग, किस चीज? लीगल मीन्स की कानूनी रूप से, किस तरीके से कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए कंटेस्ट लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है उसे अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लीगली कानूनी तौर पर देनी पड़ेगी, वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता है। क्या क्या है वो? सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का किसी भी पार्टी की तरफ से, उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है, कोई केस तो नहीं चल रहा है कोर्ट में, और वो केस ऐसा तो नहीं है कि उसको उस इलेक्शन के लड़ने के लिए उसको इलिजिबल ना बनाए। वो हो सकता है ऐसा भी। मान लो कि किसी ने खून किया हुआ है तो अगर उसके कोर्ट को लगता है केस चल रहा है और उसके फेवर में मतलब सबूत मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रहे हैं कि वो है इस तरह का क्रिमिनल, तो क्या उसको इलेक्शन कमीशन अप्रूवल देगा? नहीं देगा। डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसे अपनी पूरी संपत्ति की, चाहे वो चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, सबका रिकॉर्ड वहां पर दिखाना होता है, भरना होता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी कैश डिपॉजिट है, कहाँ पर कितना क्या पैसा उसके पास है। ठीक है, आपने देखा होगा कि करप्शन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इन चीजों को लिमिट करने के लिए गवर्नमेंट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि हर कैंडिडेट को अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज इन सब के बारे में डिटेल देनी होगी कि क्या उसके पास सुख सुविधाएं हैं, क्या प्रॉपर्टी उसके लिए है। और ये उसको सिर्फ उस टाइम पे नहीं देनी जब वो नॉमिनेशन भर रहा है, ये डिटेल जब वो रिजाइन देता है उस टाइम भी उसको इलेक्शन कमीशन को अपनी ये डिटेल देनी होगी कि जब आप नेता मतलब आप लीडर चुने गए उस टाइम आपकी प्रॉपर्टी कितनी थी, और आप जब 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं उस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कैंडिडेट को अपनी बतानी होती है कि वो कितना पढ़ा लिखा हुआ है, is he able to take decision for the favor for the development of the
कंट्री, ये सब चीजें भी उसको नॉमिनेशन के अंदर भरनी पड़ती है। सो हियर द आंसर ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन कि नॉमिनेशन के अंदर किसी भी कैंडिडेट को कौन सी अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को ही क्यों, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन रेज होता है, व्हाई डोंट वी हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट। आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन रेज हुआ? अभी नहीं इतना हुआ होगा, आगे जब आप चलोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट बनोगे, आप देखोगे कि डिफरेंट जॉब्स लेने के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है चाहे गवर्नमेंट फील्ड के अंदर है, आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी हो जाती है। लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों नहीं है कि जो पूरे देश के कर्णधार माने जाते हैं, उसको चलाने वाले माने जाते हैं, नेशनल और नेशनल लेवल पर सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है कि देश को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, डेवलपमेंट के वे पर उसको लेके जाया जाए, तो उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? यहाँ पे जरूर आपको क्वेश्चन रेज होगा, लेकिन इसका आंसर मैं दे देती हूँ कि हमारा संविधान क्या कहता है कि सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, अब इलेक्शन में खड़े होने के लिए आज के टाइम तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या हो रही है, एजुकेटेड हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिनिस्टर से आप बुजुर्ग हैं, जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है और वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एक्टिव है वो, लेकिन उनके पास उस टाइम पे एजुकेशन का इतना ट्रेंड नहीं था, क्रेज नहीं था, इम्पोर्टेंस नहीं थी, अगर आप सही मायने में कहो तो उनके पास एजुकेशन नहीं है। अब अगर उनको इलेक्शन में खड़े होने के लिए ये एलिजिबिलिटी दे दी जाए तो क्या इक्वलिटी का जो राइट दिया गया है वो हमारा फुलफिल हो पाएगा? दैट्स व्हाई देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर एजुकेशनल लिमिटेशन। लेकिन पिछले कुछ एक सालों के दौरान, डिकेड की बात नहीं करेंगे, सालों में ये गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि एटलीस्ट 10th पास तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं एटलीस्ट 10th पास जरूर होने चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे सिनेरियो चेंज होगा विद द फेज ऑफ टाइम, ये रेक्टिफिकेशन भी, और अगर आप अमेंडमेंट कहें तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स एजुकेटेड होने चाहिए, सो दैट दे विल बी एबल टू टेक डिसीजन वेरी फर्मली एंड स्ट्रांगली इन द फेवर ऑफ कंट्री। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।